चालू हो गया। नमस्कार। इस YouTube चैनल पे यार आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो कंटिन्यू टेस्ट लगा रहे हैं मैथ्स का, उसमें ये अगला टेस्ट है। चलिए देखिए, सवाल करेंगे। कहा कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 25% हानि पर बेचने का दावा किया, इसका मतलब क्या हुआ? 25% हानि मतलब क्या? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, है ना। हानि पर बेच रहा है यानी क्रैमुल अगर 4 है, एक का हानि हुआ मतलब बेचा कितना में होगा? 5, 3 में। ओके ना, यही ना। 25% हानि यानी 4 का चीज 3 में बेचेगा। आगे कहा कि उन बाट का उपयोग करके धोखा करता है जिनका वजन बाट पर लिखने के लिखे वजन से 35% कम है। कहा कि बाट पर जितना वजन लिखा है ना, एक्चुअल में उससे 35% कम वजन है। जैसे मान लीजिए कि अगर बाट पर 100 ग्राम लिखा है, तो एक्चुअल में वो 100 ग्राम है ही नहीं। आपको तो सामान दिखा के दे रहा है 100 ग्राम की, भैया 100 ग्राम का बाट है, 100 ग्राम आपको सामान दे रहा है, पर एक्चुअल में वो 35% कम, यानी कि सामान दे रहा है कितने का? तो पैसा तो ले रहा है आपसे 100 ग्राम का, लेकिन सामान दे रहा है केवल 65 ग्राम। अब इसको चाहे तो आप काट सकते हैं। अगर काटिएगा तो ये 5 से काटिए 13 बार में, और 5 से काटिएगा 20 बार में, 4 से काटिए कितना बार में? सक्सेसिव है तो क्रॉस ऐसे काटिए, नहीं तो ऐसे क्रॉस भी काट सकते हैं, कट रहा है तो। अब यहां हो गया 13 और ये है 15, यानी भाई 13 का चीज 15 में बेचा है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 का प्रॉफिट कितना पर? 13 पर परसेंट 100 से गुना। अब 200/13 यानी कि लगभग 15 गुना के आसपास होगा, तो लगभग 15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट जवाब है। ओके ना। चलिए देखिए, ये देखें यार, कहा एक फ्लास्क है जिसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड का घोल भरा है। कहा इस 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल के एक भाग को 4% सल्फ्यूरिक एसिड घोल से बदल दिया जाता है। यानी कि एक बर्तन है, उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड वाला घोल भरा है। अब कहा उसके कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक एसिड वाले घोल से बदल दिया गया है। अच्छा, ओरिजिनल वाला जो मिक्सचर है या घोल है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट है? 20%। इसमें से कुछ निकाले हैं, कुछ निकाल लिए, और बाहर से 4% सल्फ्यूरिक एसिड वाला घोल मिला दिए। क्लियर है। अब जो नया मिश्रण बना है, का पहले से था 20% सल्फ्यूरिक एसिड का घोल, उसमें से कुछ निकाल लिए और उतना ही 4% सल्फ्यूरिक एसिड का घोल मिला दिए, तो नया जो मिक्सचर बना है, इसमें एसिड कितना परसेंट हो गया है? 10%। अब इन दोनों का अंतर 10 है और इन दोनों का अंतर भाई 6 है, तो 2 से काटिएगा 3 बार और 2 से कितना बार? 4 बार। ठीक बात है यहां तक। अब सवाल कहा है, हाँ 2 से 5 बार। अब यहां सवाल क्या है कि सर फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल का कितना भाग निकाला गया, मतलब चेंज किया गया? तो चेंज तो किए हैं, ये 4% वाला चेंज किए हैं, 4% वाला चेंज किए हैं, इसका मतलब कितना यूनिट बदले होंगे? 5 यूनिट बदल दिए हैं। 5 यूनिट चेंज किए हैं। टोटल मिश्रण कितना में? टोटल मिश्रण था 5 और 3 8 में। तो आसान सवाल है, 5/8 भाग करेक्ट। कहा कि अतुल 173 कुर्सी बेचा और उसे 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। दो तरीका बताए थे कुछ दिन पहले, तो इसको भी दोनों से कर लेते हैं। पहले ये समझिए, कहा 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, और आप सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब सामान को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। कहा यार कि 173 वस्तु बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य लेंगे 173 वस्तु का। और आपको पता है कि सर एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो क्वांटिटी को सेम करिए। अगर विक्रय मूल्य 173 वस्तु का लिए हैं, तो क्रय मूल्य भी लेना पड़ेगा 173 वस्तु का। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे भाई, ये प्रॉफिट कितना है? तो 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। बस अरेंज कर दिए, काम हो गया।
अब देखिए तो जरा 173 सीपी इधर लेकर आइएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 73 एसपी इधर जाके घटेगा, कितना हो जाएगा? 100 एसपी हो जाएगा। ओके ना, यहां तक सही है। अब ये दो टर्म आपस में बराबर है, इनका रेशियो अगर लिखेंगे तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ये 100 है तो ये 173। सवाल कहा यार कि बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट लाभ होगा, ये पूछा है। तो 100 का चीज अगर 173 में बेचा है तो कितना ज्यादा में बेचा? 73 ज्यादा में बेचा है, 100 से 73 ज्यादा में, और 100 के रिस्पेक्ट में ही तो परसेंट होता है, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 73% का। ऑप्शन नंबर, एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे कर लीजिए। नहीं तो अगर आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 173 कुर्सी बेचा है तो 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, कुछ एक्स बाई कुछ भी मानिए, न्यूमेरिकल परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो नंबर ही मान लेते हैं 1 रुपया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना? एक। विक्रय मूल्य क्यों माने? क्योंकि लाभ हानि बताए थे पिछला सेट में भी, जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस बोलेगा उसी को कुछ मानिएगा। तो कहा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लिए 1 रुपया। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर आपको 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, एक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 73 कितना रुपया? 73 हो जाएगा लाभ। अच्छा, 173 कुर्सी बेचे, एक का विक्रय मूल्य 1 है तो 173 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 173। तो आप बताइए 173 में बेचे, 73 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे कितना में? 100 में। तो हो गया सीपी एसपी प्रॉफिट, सब चीज का रेशियो पता कर गए। अब बताइए 100 का चीज 173 में बेचे हैं तो प्रॉफिट की ऐसे भी डायरेक्ट है, प्रॉफिट कितना है? 73। 73 का प्रॉफिट कितना पर? क्रय मूल्य पर होगा, 100 पर होगा, यानी कितना परसेंट? 73% हो जाएगा। देखिए कहा दो उम्मीदवार, ऐसा सेम एकदम, थोड़ा सा डेटा केवल चेंज था, ऐसा ही ड्राइवर में भी एक सवाल पूछा था। जैसे ये देखिए, कहा दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, और डाले गए वोटों में से 6% वोट जो है अवैध घोषित किया गया। कहा एक उम्मीदवार को 15,228 वोट मिला है, जो कुल वैध वोटों का 90% था। कहा एक उम्मीदवार को 15,228 वोट मिला है, जो टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट है? 90% है। तो यार मान लेते हैं टोटल वोटर्स थे एक्स, और जितने वोटर्स थे का उनमें से 75% लोगों ने ही मतदान किया। 75% यानी कि 3/4 लोगों ने वोट डाले, और कहा डाले गए वोटों में से 6% इनवैलिड है। अच्छा, 6% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/50, यानी कि 50 में से 3 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड रहा होगा कितना? 47/50। और कहा जितने वोट वैलिड है ना, कहा वैलिड वोटों का, देखिए कहा कुल वैध वोटों का 90% एक उम्मीदवार को मिला है। तो जितना वोट वैलिड है इसका 90%, यानी कि 9/10 वोट एक कैंडिडेट को मिला है, पर एक्चुअल में उसको कितना वोट मिला है? 15,228 वोट मिला है। इतना हो जाएगा। अब इसको मेन काम है काटना पीटना। देखिए 9 से अगर इसको काटिएगा भाई तो 9 से एक बार, 6 या 2 62, 9 छक 54, 54 और 8 बच गया 82 हो गया, तो 9 नमा 81, 9 दूना 18। अब 3 से काटिएगा तो 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 चौक 12। 47 से काटिए एक बार, ठीक है, 47 से एक बार काटिएगा तो बचेगा 3 और 4 34, यानी कि 34 बचेगा ना। 47 से एक बार काटेंगे तो 47 एकम 47, 6 आ 3 9 94, तो 47 दूना 94। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, यानी कि ये तो 2000 हो गया है कि नहीं? 2000 ये और 12 ये, तो 2 गुना 12 24, पर 3 जीरो लगा दीजिए, 24,000। टोटल वोटर्स कितने थे? 24,000 है।
देखिए, कहा एक संख्या का 2/3 216 है। कितना आसान है वो, तो उस संख्या का 1/8 क्या होगा। अच्छा, संख्या का 2/3 कितना है, नंबर मान लेते हैं x, और इसका बहुत आसान सवाल है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जनरल तरीका जो है उसी से कर लीजिए। संख्या का 2/3 किसके बराबर है, 2/3 कितना है, 216, तो 2 से अगर काटिएगा तो 108 हो जाएगा। तो नंबर मेरे प्यारे भाई अपना क्या हो गया, 108 गुना 3। अब सवाल कहा है कि भाई इस संख्या का 1/18 क्या होगा, इस संख्या का कितना चाहिए, 1/18। तो 3 से का या 18 छक डायरेक्ट काट देते हैं, 18 छक 108, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18। तो आसान सवाल होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, नहीं तो और फालतू में टाइम खराब हो जाएगा। अब ये देखिए, कहा यदि a सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और संख्या इतना जो है 9 से, ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। अच्छा, एक चीज अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो ये बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू पूछा है 7 × 3a + 5, तो इसका जो भी मान आएगा क्या वो 17 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, जो भी वैल्यू आएगा 17 गुना समथिंग है, 17 गुना समथिंग है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो 17 का क्या होना चाहिए, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 17 का मल्टीपल कौन है देख लीजिए, 17 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई a है, 17 17 है कि नहीं, 17 8 100, नहीं नहीं 17 छक तो 102 होता है, यानी ये नहीं है। 17 एकम 17, आप लोग अजीब आदमी यार, 17 एकम 17 ये बी है, 17 7 119 यानी 289 हो जाएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए 8 7 6 4 1 5 का ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 9 का डिजिटल, 9 का तो डिविजिबिलिटी रूल पता ही है, डिजिट सम कर लेते हैं। तो 9 से जो जो कट रहा है पहले उसको हटा दीजिए, 9 7 2 9, क्लियर है। 5 7 2 9 हो गया, 4 काट दिए थे, 9 7 2 9 5 4 9। अच्छा, यहाँ 8 6 कितना हो गया, 14 को 9 से डिवाइड करिए, तो 14 को 9 से डिवाइड करिएगा तो 5 बचेगा, बचेगा कि नहीं, तो 5 और प्लस का क्या हो गया a, तो a का वैल्यू क्या लेंगे, 4 लीजिएगा, तो ये कट जाएगा, तो a 4 हो गया। तो बताइए ये 17 गुना 4 तिया 12, 12 + 5 कितना 17, और 17 गुना 17 289। ओके, लेकिन उतना नहीं, देख लिए 17 इंटू समथिंग है, 17 इंटू समथिंग यानी रिजल्ट जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, और एक ही नंबर है जो 17 से कट रहा है, आगे तो कोई कटेगा नहीं। देखिए, ये भी बहुत आसान है सवाल, का भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, डायग्राम बना के बना लेना है ऐसे सवालों को। का भाजक जो है भागफल का 6 गुना, ये भागफल होता है, आप सबको पता है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल, और ये क्या है शेष, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। तो का भाजक जो है ये भागफल का 6 गुना, भागफल जितना भी होगा इससे कै गुना होगा, 6 गुना। और कहा कि शेषफल से 5 गुना है, शेषफल से कै गुना है मेरे प्यारे भाई, 5 गुना है। कहा कि शेषफल 12 है, रिमाइंडर कितना दिया है 12। तो जो बोला हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, बस यहां पे लिखना शुरू करिए। अब कहा यार इससे 6 गुना है और इससे 5 गुना है, तो अगर रिमाइंडर 12 है तो इससे 5 गुना क्या होगा, 12 का 5 गुना 60 होगा। और अगर ये भागफल से 6 गुना है तो भागफल से 6 गुना 60 है, तो आप बताइए कितना में 6 से गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा। तो आप सोचेंगे भागफल का 6 गुना है सर, तो भागफल अगर 10 होगा तो 10 6 क्या हो जाएगा 60, नहीं समझे। शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल 12 है तो 5 गुना 60 हो गया। और ये जो नंबर है ये भागफल का 6 गुना है, भागफल का क्या गुना 6 गुना, तो 6 से डिवाइड करिए तो 10 बार में लगेगा, यानी कि भागफल 10 होगा, 10 छक 60 और 12 पचे, कंडीशन सेटिस्फाई। का भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर आप सबको पता होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो 600 + 12 612। देखिए, इसमें थोड़ा सा
एरर है, ये सुधार कर लीजिए। यहां पर जो है ये जेड है, ये जेड है कितना, जेड। एक्स के पावर जेड बराबर बाई के पावर 2। तो देखिए तो जरा, एक बात बताइए, एक्स का वैल्यू मालूम है कितना, 40 के पावर 0.11, और बाई का वैल्यू मालूम है 40 के पावर 0.1। आपको बोला एक्स के पावर जेड बराबर बाई के पावर 2, एक्स के पावर जेड, तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स के पावर जेड है, और बराबर किसके है, ये बाई का स्क्वायर है ना। एक्स के पावर जेड बराबर बाई का स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू है 40 के पावर 0.11, और कंप्लीट के पावर कितना है, यहाँ एक्स के पावर एक्स का मान रख दिया और पावर में जेड है, और बाई के जगह बाई का वैल्यू रखिए तो 40 के पावर 0.1, और कंप्लीट टू दी पावर कितना है 2। तो भाई 40 के पावर क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.11 जेड होगा, और बराबर 40 के पावर ये 0.1 इंटू 2 करिएगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। अब दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, 0.11 जेड बराबर 0.2 है कि नहीं। तो z बराबर क्या होगा, 0.11 उधर जाएगा तो 0.2 बट्टा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल अपने अपने जगह से हटा दीजिएगा तो ऊपर मेरे भाई नीचे एक डिजिट फालतू था तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा तो कितना 10 बट्टा 11, 11 से डिवाइड करिए तो 11 एकम 11 बच गया 9, 11 अठे 88 यानी 1.8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कहा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, पिछला सेट में भी एक सवाल ऐसा कराए थे, वो भी यूपीएसआई का ही पूछा हुआ सवाल था। तो देखिए जरा 2/7 है, नेक्स्ट भाई 2/49 है, फिर 2/343, 2/2401, और इस तरीके से टोटल कितना टर्म है, n टर्म है। तो आप अगर देख पा रहे हैं इस सीरीज को तो ऊपर में सब में तो कांस्टेंट नंबर है कितना, 2 2 2 फिक्स है, ऊपर में चेंज हो रहा है नीचे, क्या चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे कि सर इससे ये 7 गुना है, 7 गुना 7 49, फिर 7 गुना है। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि जैसे 2/7 है ये पहला टर्म है, अब इसमें अगर 1/7 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/49, फिर जो आया इसमें 1/7 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/343। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज 1/7 से, ये सीरीज जो है 1/7 से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें 1/7 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा, इसमें 1/7 से गुना करेंगे ये आ जाएगा, यानी ये 1/7 से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है, यानी हर टर्म के बीच का रेशियो सेम है, 1/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सीरीज जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। अगर सेम नंबर ऐड हो रहा होता तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी होता, सेम नंबर से गुना हो रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है भाई ये। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n पदों का योग होता है, सम ऑफ n टर्म होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n, और बट्टा में 1 माइनस आर। जब r छोटा हो तो 1 माइनस आर होगा, अब जब r बड़ा रहता तो r के पावर n-1 लिखते और बट्टा में r माइनस 1। फिलहाल जो है r छोटा है इसलिए 1 माइनस r लिख लिए। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 2/7 इंटू 1 माइनस आर, आर कहने का मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यानी कि जितना से सीरीज मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है सब में 1/7 से, तो 1/7 के पावर n, आर यानी कि 1/7 और कंप्लीट के पावर n लिखेंगे तो 1 के पावर n तो 1 होगा, 7 के पावर n हो जाएगा ये, और पूरे के बट्टा में मेरे भाई 1 माइनस आर। अच्छा 1 माइनस आर, आर कितना है, रेशियो कॉमन रेशियो कितना है 1/7, तो घटाएंगे तो 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6/7, तो ये 7 से 60 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 3 बार, यानी कि ऊपर बच गया 1/3 इंटू 1 माइनस 1/7 के पावर n।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा देखिए तो 1/3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कहा ए को जितना खेत जोतने में, ये CHSL प्री 2020 का सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। कहा ए को जितना खेत जोतने में 4 घंटे लगेंगे, बी को उतना खेत जोतने में 3 घंटा लगता है। यानी ए जिस काम को मेरे प्यारे भाई 4 घंटे में करेगा, बी उस काम को कितने घंटे में कर देगा, 3 घंटा में। तो ये दोनों के टाइम का रेशियो हो गया कि ए जिस काम को 4 घंटे में करेगा, बी उसी काम को 3 घंटे में करेगा। तो ये दोनों के टाइम का रेशियो है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3:4। आगे कहा कि बी 5 घंटे में जितना काम करेगा, सी उतना ही काम 6 घंटे में। भाई बी 5 घंटे में जितना काम करेगा, सी उतना ही काम कितने घंटे में कर देगा, 6 घंटे में। तो ये टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6:5। अब देखिए इन दोनों रेशियो में बी कॉमन अगर है तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, बी का वैल्यू होना चाहिए सेम। तो यहां 4 है और यहां पर 6 है, सेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए और यहां पे 2 से गुना कर दीजिए। अब बैलेंस हो गया, तो इन सब का कोई जरूरत नहीं है। अब हो गया ए, बी और सी तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो है भाई ए का 9, बी का 12, दोनों जगह तो सेम ही है, और सी का एफिशिएंसी कितना, 10। तीनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए। अब आगे सवाल में कहा, यहां देखिए, कहा वे सभी एक साथ काम करते हुए 44 घंटे में एक खेत की जुताई कर देंगे। यानी ये तीनों मिलकर काम करेगा, 44 घंटे में कंप्लीट कर देगा। तो भाई टोटल वर्क तो यहां से आ ही जाएगा, तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम, 12 9 21 10 31 काम 1 घंटे में करता है, और 44 घंटे में पूरा काम कर दिया। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब कहा कि इस पूरे खेत को बी और सी मिलकर कितने देर में काम कर देगा, मतलब जोत देगा। तो बी और सी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेगा, 12 और 10 22। तो दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 22 दूना 44, 31 दूना 62। ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज था, ये वाला टाइम का रेशियो दिया था, एफिशिएंसी पता कर लिए। बी और सी के टाइम का रेशियो मालूम था, एफिशिएंसी पता कर लिए, और इनके एफिशिएंसी को बैलेंस कर लिए। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आ गया। देखिए 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य 12 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। ये तो बहुत आसान, बहुत ऐसा सवाल किए होंगे आप लोग। 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 16 का जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है किसके, तो 12 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है। अब ये काटिए 4 से 4 बार, 4 से काटिए 3 बार। तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट तो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 3:4। आप बताइए, आप लोग जरा देख कर बताइए क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 4 में खरीदा है और 3 में बेच दिया है, तो लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा, 1 का, और 1 का लॉस कितना पर, 4 पर। और आप सबको पता है 1/4 यानी कितना परसेंट, 25% हानि होगा। ये देखिए कहा x जो है बाई के पावर 3 - 1 के व्युत कर्मानुपाती है। ऐसा सवाल बहुत बार कराए हैं। कहा x जो है बाई के पावर 3 - 1 के व्युत कर्मानुपाती है, तथा बाई बराबर 3 होने पर 6 के बराबर होता है। ये किसके बारे में कह रहा है कि बाई बराबर 3 होने पर वह 6 के बराबर होता है, किसके बारे में है, तो ये x के बारे में है कि x जो है बाई के पावर 3 - 1 के तो व्युत कर्मानुपाती है, लेकिन जब बाई 3 होगा तब वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि बाई का मान 3 और x का मान कितना, 6। तो बताइए कि बाई के 8 होने पर x का मान क्या होगा, बाई के 3 होने पर x का मान कितना हो रहा है, 6। तो कह रहा है कि बाई के 8 होने पर x का मान क्या होगा। तो देखिए यार, कहा कि x जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो बाई के पावर 3 - 1 के व्युत कर्मानुपाती है। ठीक बात है। अब यहां यार बराबर समानुपात के जगह अगर बराबर लगाइएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए x1 इंटू, ये जब क्रॉस करेंगे तो y1 का क्यूब -1 लिख लीजिए। ठीक बात है। और यही चीज दाएं साइड लिखिए, x1 इधर लिखे हैं तो इधर लिखिए x2 इंटू, यहां है y1 का क्यूब तो इधर लिख लीजिए y2 का होल क्यूब, माइनस का
बस ये अरेंजमेंट लिख लिए, काम हो गया। अब पहला कंडीशन में बाई 3 है, तो आप बताइए बाई 3 है तो 3 का क्यूब 27 में से एक गया 26, और x कितना है, a है। सेकेंड वाला डेटा देखिए, बाई 8 है तो 8 का क्यूब 512 में से एक घटाइएगा तो 511 इंटू x2 निकाल, सेकेंड वाला x यानी x2 का वैल्यू चाहिए। अब ये हो गया, अब ये कटेगा तो नहीं मेरे प्यारे भाई, तो x सेकेंड वाला x का मान क्या होगा, 6 छक 36, 6 दूना 12 और 3 15, 156 बट्टा 511, तो 156 बट्टा 511 करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये पता है क्यों ऐसा लिखते हैं, पता है तो है। जैसे मान लीजिए आपको बोले a समानुपाती है b के, a समानुपाती है किसके, b के, तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस क्या होता है कि समानुपात के जगह अगर बराबर दीजिएगा तो राइट साइड में किसी कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। अब k का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो k बराबर b बाएं साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a बट्टा b, और a बट्टा b का मान कांस्टेंट है, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू बाएं साइड होगा वही दाएं साइड होगा, लेकिन नंबर अलग अलग हो सकता है पर रिजल्ट दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब इधर लिख देंगे a1 बट्टा b1 बराबर, इधर भी वैल्यू सेम ही रहेगा बस नंबर अलग अलग होगा, तो इधर लिख देते हैं a2 बट्टा b2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब इस चीज को इतना ये बाई प्रोसेस नहीं करिएगा, अब इसको डायरेक्ट क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए a समानुपाती है b के, तो जो जैसे बराबर के साथ जो कैलकुलेशन करते हैं बराबर होने पर, बराबर रहने पर क्या करेंगे, मान लीजिए b को बाएं साइड लाएंगे तो ये कहां आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, बस हो गया। तो इधर a1 b1 कर लीजिए और बराबर लगा के इधर क्या कर लीजिएगा, a2 बट्टा b2। अच्छा एक आप लोग जरा बताइए तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि a जो है बी स्क्वायर का समानुपाती है एवं c के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, a बी स्क्वायर का समानुपाती और c के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, तो डायरेक्ट बताइए रिलेशन क्या लिखिएगा, सब लोग बताइए तो क्या लिखेंगे रिलेशन। तो क्रॉस करेंगे, बराबर मान लेना है इसको, ये बराबर है, क्रॉस करिएगा तो इधर हो जाएगा a गुना रूट अंडर सी, और बट्टा में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बस इधर जो लिखे हैं वही उधर लिखेंगे, तो इधर a1 c1 बट्टा b1 कर लीजिए और इधर यही चीज उतार दीजिए, बस लिखिए a2 इंटू रूट अंडर c2 और बट्टा में c2 का, और सबका मान दिया रहेगा वैल्यू रख लेंगे क्या। एक जरा और बताइए तो आप लोग यार, जैसे मान लीजिए आपको हम बोले कि बाई जो है एक्स स्क्वायर के समानुपाती है तथा जेड पी और क्यू के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या लिखिएगा रिलेशन, पाई1 गुना p1 गुना q1, एक्स इधर आ जाएगा तो बट्टा में ये आ गया ऊपर और ये आ गया नीचे, बाएं साइड आ गया, दाएं साइड कुछ नहीं बचा, तो दाएं साइड अब क्या लिखिएगा, यही वाला चीज लिख दीजिए सेम, बस इधर 1 1 1 है तो इधर कर दीजिए, तो y2 p2 q2 और बट्टा में हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये देखिए ये जब बैकग्राउंड आता है तो फिर लाइट आ जाता है, और जब बैकग्राउंड वाइट रखेंगे तो देखिए ब्लैक हो जाएगा खिड़की की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, मंडे से सब अरेंज हो जाएगा। देखिए का एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर परिवृत है। एक बेलन जो है गोला के चारों ओर परिवृत है, परिवृत मतलब गोला के चारों तरफ बाहर से बेलन रखा हुआ है, गोला के चारों तरफ से बाहर में बेलन है, यानी कि गोले को पूर्णतः ढका हुआ है। बेलन जो है गोला को पूर्णतः क्या है, जैसे एक बॉल यहां पे रख दिए और ऊपर से मान लीजिए एक डब्बा, बेलना का डब्बा जो होता है, आप देखे होइएगा डब्बा वगैरह जो होता है वो जिसमें तेल वगैरह रखते हैं, बड़ा सा डब्बा, तो वो बेलनाकारी होता है, उससे मान लीजिए गोला को ढक दिए। तो उसका मीनिंग यही हुआ कि एक बेलन जो है गोला के चारों ओर क्या है,
परिवृत्त है। परिवृत्त मतलब वो सरकम सर्कल मत समझ लीजिए, सर्कल नहीं है, परिवृत्त यानी कि गोला के चारों तरफ बाहर से क्या ढका है, बेलन रखा हुआ है। तो कहा कि बताइए बेलन, ऊपर में ही बोला है बेलन का आयतन क्या होगा। तो भाई बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई में तो 22 होता है और 22 में 11 होता है, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो a का 7, 8 और 8 16, 3 और 9 12 और 4, तो 16 और 16 का अंतर क्या हो गया, 0, ये हो गया। अब ये देखिए 1 और 8 9, 4 और 9 13, 13 4 17, 17 9 का अंतर नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 का 2 3, 3 और 8 11, 9 और 4 13 और 4 17, 17 और 11 का अंतर 6, ये भी नहीं होगा। 1 का 5 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, ठीक है। यहाँ 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 14 का अंतर 3, ये भी नहीं होगा। यानी कि करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए। बनाने का जरूरत नहीं है, बनाएंगे तो बन ही जाएगा। जैसे बेलन के अंदर पूरी तरह से गोला जब फिट कर देंगे तो गोला का जो हाइट होगा, गोला का जो डायमीटर होगा, वो बेलन का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बेलन का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और बेलन का रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। जैसे गोला एकदम पूरी तरह से फिट है तो गोला के सेंटर से एक तरफ परिधि को मिलाएंगे तो वो रेडियस होगा, और वो जो रेडियस होगा वो बेलन के रेडियस के बराबर हो जाएगा। और गोला का डायमीटर बेलन के ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई मालूम 22/7, आर मालूम हो जाएगा 2.8 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और हाइट हो जाएगा 28 दूना 56, 5.6। तो उतना जरूरत नहीं है, कर लिए ऐसे ही। देखिए कहा दो श्रमिक ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में पूरा कर देंगे। ए अपनी दोगुनी क्षमता से, यहां से इंपॉर्टेंट है, कहा ए जो है अपनी दोगुनी क्षमता से, दक्षता मतलब क्षमता ही होता है, ए अपनी दोगुनी क्षमता से और बी अपनी 60% क्षमता से अगर काम करेगा तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा, पहले जब दोनों मिलकर काम करता था तो कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा था, 8 दिन में। लेकिन अब दोनों का एफिशिएंसी चेंज हो गया, कहा कि भैया अब ए दोगुनी एफिशिएंसी से काम करेगा और बी अपने 60% एफिशिएंसी से ही काम करेगा। इस वजह से अब काम पूरा होगा कै दिन में, तो दोनों कंडीशन में तो काम पूरा हो ही रहा है। पहला एक कंडीशन में 8 दिन में हो जा रहा था, सेकंड में कै दिन, 6 दिन में। तो देखिए मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी है ए और बी का एफिशिएंसी है बी, का दोनों मिलकर अगर काम करे तो काम कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में। तो टाइम से गुना कर दिए, ये टोटल वर्क हो गया। अब कहा ए अपनी दोगुनी एफिशिएंसी से काम करे, यानी कि ए का एफिशिएंसी ए था बट अब दोगुना कर दिया तो कितना, 2 और बी अपना 60% एफिशिएंसी, और 60% 60/100 यानी कितना होता है, 3/, तो बी अपने 3/5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इस वजह से अब काम पूरा होने में टाइम कितना दिन लग रहा है, 6 दिन। तो सर ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर। अब थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करना है, यहां पर लिखेंगे नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। 2 से 4 बार में काट दिए और 2 से कितना बार में, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए। इधर कितना है, 3 दूना 6a है और इधर 4 एकम 4a, तो 4a और इधर 6a, 4a और 6a, 4a और 6a का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2a का डिफरेंस हो जाएगा बराबर। अच्छा इधर कितना है, 4b, कितना है 4b, इधर है 4b और इधर है मेरे भाई 3 गुना 3 9b बट्टा में 5। अब इनका डिफरेंस निकालिएगा तो 5 चौक 20, भाई डिफरेंस निकालेंगे तो 5 चौक 20 में से 9 गया कितना, 11b और बट्टा में कितना 5 हो गया। क्लियर है बा। और अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग पूरा फिर डिटेल में इसको लिख के करिएगा ऐसे कि 4a प्लस 4b बराबर 3 से गुना करेंगे तो 6a और प्लस 3 गुना 3 9b बट्टा में 5। अब ये 4a इधर जाके 6a में से घटेगा 2a और ये वाला चीज 9b बट्टा 5 इधर आके 4b में से घटेगा। जब इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये 5 चौक 20 में से 9 जाएगा कितना, 11b बट्टा 5। लेकिन ये वाला स्टेप नहीं लिखना था, मेंटली कर लेना था। नहीं,
अब बताइए ये क्रॉस करेंगे तो 5 दूना 10 ए हो गया, बराबर में 11 बी हो गया। दो टर्म बराबर, इनका रेशियो लिखेंगे तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज 11 अनुपात। तो ये तो दोनों का एफिशिएंसी आ गया भाई, ये दोनों का क्या पता हो गया, एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। तो अब टोटल वर्क बताइए, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल पूछा है कि अकेले काम करने पर, अकेले काम करने पर काम पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा ये पूछा है। तो टोटल वर्क यहां से निकालते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम करता है कै दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 21 काम। तो 8 दिन में टोटल इतना वर्क कंप्लीट कर देगा। अब का इस काम को बी कितने दिन में, तो बी एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेगा। तो 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 21 चौक 84/5, 84/5 यानी 16/85 यानी 16.4/5। करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए का कौन सबसे छोटा अनुपात है, सबसे छोटा अनुपात कौन है। तो ये जब निकालना है तो सिंपल क्या करिए, एक तो तरीका बताए थे कल भी, 29/42 है, डिवीजन मेथड से आप कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये है 19/36 और ये है 17/33। और एक तरीका है मेरे प्यारे भाई, भाग लगा के कर लीजिए, जनरल तरीका, लेकिन भाग करेंगे तो नंबर बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो तरीका यह है कि इनके डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस और इनके डिफरेंस से क्रॉस कर लीजिए, वो भी कैलकुलेटिव ही हो जाएगा, वो भी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो आप करिए क्या कि इनके डिफरेंस से डिवाइड करिए, डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो इन दोनों का अंतर कितना है जरा बताइए, इन दोनों का अंतर मेरे प्यारे भाई कितना है, 13 का। डिफरेंस कितने का है, अब 13 से 29 को डिवाइड करिए तो 13 दूना 26, 26 3 0, 13 दूना 26 यानी 2.2 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 49। पूछा है छोटा ना, तो जी 49 से डिवाइड करिएगा, 11 को भाग नहीं लगेगा, यानी कि 0.110 आ गया। तो 49 दूना 98 हो जाएगा, पॉइंट। अच्छा इनका डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, इसका डिफरेंस है 17 ना हो, तो यहाँ हो जाएगा 17 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, छोटा चाहिए तो आगे नहीं भाग दे के देखना। यहाँ इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, 16 का, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे छोटा, अगर बड़ा पूछ रहा होता तब तो इसका ये दिख गया, ये दोनों, इन दोनों में कौन बड़ा नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, 0.2, 0.2 यानी 11/60 सबसे छोटा है। कैसे बनाए थे आप लोग, भाग देके, टाइम थोड़ा लगेगा, तो उसमें बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप 42 से भाग देंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन 42 से जब 29 को भाग करेंगे तो बड़ा नंबर से भाग करेंगे, टाइम लगेगा। तो ऐसे सवाल में करिएगा क्या, डिफरेंस से भाग देकर ही जब बनाना है तो डिफरेंस से भाग देंगे, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर क्रॉस वाला मेथड था, तो क्रॉस वाला तभी तक सही है जैसे आप बोलेंगे कि 3/5 और 9/13 में कौन बड़ा है। तो यहां छोटा नंबर है, 13 से मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, 13 तिया 39, 9 पचे 45, यानी कि सर ये भी बड़ा है। तो ये छोटा नंबर है तो क्रॉस कर लिए, लेकिन अब यहाँ क्रॉस कर करके चेक करेंगे तो 29 गुना 60, 42 गुना 11, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिवीजन वाला तरीका ही बेस्ट है, और डिवाइड करिएगा तो 42 से भी कर सकते हैं, तो 42 से भी थोड़ा दिक्कत होगा, तो इनका डिफरेंस लीजिए, या डिफरेंस से सबको क्या करते जाइए, भाग करते जाइए। अब कहा एक बाल्टी में, ये पिछले सेट में 2 सवाल कराए थे, है ना, का एक बाल्टी में तरल ए और बी का रेशियो है 14:15, ए और बी का रेशियो है 14 कितना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब कहा यार ये जो मिश्रण है ना, इस मिश्रण में से 116 लीटर निकाल लिए। अच्छा आप बताइए 116 लीटर अगर निकाल लेंगे तो शेष जो मिश्रण बचेगा, शेष मिश्रण में ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी चेंज होगा। जैसे मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि आप दूध और पानी मिलाकर मिश्रण बना के रखे हुए हैं, अगर उसमें से अब उस मिश्रण में से अगर 1 गिलास दूध निकाल लीजिएगा तो रिमेनिंग जो मिश्रण बचेगा वो केवल पानी होगा क्या, नहीं,
केवल दूध होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा, तो जितना पहले जिस रेशियो में मिक्स होगा उसी रेशियो में अभी भी मिक्स रहेगा मिल्क और वाटर। जैसे मान लीजिए चीनी पानी को मिलाकर शरबत बनाए, मान लीजिए 1 कैन शरबत बनाए, उसमें से 1 गिलास पी गए, तो बाकी जो बचा है क्या वो कम मीठा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, मीठा सेम ही रहेगा। तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, पहले 1 जग था उसमें से 2 गिलास पी गए तो अब थोड़ा कम बचेगा, लेकिन मिठास तो सेम ही रहेगा। तो पहले रेशियो था 14:15, 116 लीटर निकालने पर जो शेष मिक्सचर बचा, इसमें भी रेशियो क्या रहेगा? 14 बोलिए ना, 14। अब कहा यार कि इसमें 116 लीटर जो है मिश्रण निकाले और 116 लीटर तरल बी भर दिए हैं, तो 116 लीटर तरल बी अब मिला दिए तो नया रेशियो क्या हो गया? 7:8 हो गया। यही में सवाल है कि टोटल जो मिश्रण था उसमें से 116 लीटर आप निकाल लिए, तो आप बोलेंगे सर जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी रेशियो वही होगा जो ओरिजिनल मिक्सचर में था, रेशियो मेंटेन रहेगा। फिर कहा कि अब इसमें 116 लीटर बी प्रकार का तरल मिला दिए तो अब नया रेशियो हो जाएगा 7:8 का। तो भाई अगर बी मिलाए हैं तो ए का क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर सेम करेंगे तो यहां कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले बी का क्वांटिटी था 15 यूनिट, अब बी का क्वांटिटी कितना है? 16। तो क्वांटिटी कितना इंक्रीज कर गया? 1 यूनिट, पर एक्चुअल में कितना बढ़ गया है? 116 लीटर। देखें यार ये थोड़ा नंबर बड़ा है, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाकी सवाल ठीक ठाक है ये। तो 1 यूनिट 116 लीटर है, तो भाई मेरे 1 यूनिट 116 लीटर है, तो शेष मिक्सचर का क्वांटिटी निकाल लेते हैं। शेष मिक्सचर कितना है? तो शेष जो मिक्सचर बच रहा था उसमें ए 14 बी 15, तो टोटल मिक्सचर कितना? 25 29 ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 116। तो 29 यूनिट बराबर कितना? गुना करिए। अब गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 0 2 छक 12, 2 और 1 3, 2 1 कम 2, फिर 9 से करिए, 9 छक 54, 5 9 5 14, 9 1 10। तो ये हो जाएगा मिक्सचर का क्वांटिटी 3 3 6 और 4, यानी 3364 लीटर रिमेनिंग मिक्सचर। अब आप बताइए 116 लीटर निकालने के बाद जो ये शेष मिश्रण बच रहा था, इस शेष मिश्रण का क्वांटिटी कितना है? 3314 लीटर। टोटल जितना मिक्सचर था उसमें से 116 लीटर निकालने के बाद जो ये रिमेनिंग मिक्सचर बचा, इस बचे हुए मिश्रण का क्वांटिटी कितना है? 3300। हम बोलेंगे कि ओरिजिनल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होगा, तो इसमें 116 लीटर और मिला दीजिए। 116 लीटर और मिला देंगे तो आप बताइए जो ओरिजिनल मिक्सचर होगा उसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 3480 लीटर। यानी कि टोटल मिक्सचर था 3480 लीटर, उसमें से 116 लीटर निकाले थे तो बचा था कितना? 3364 लीटर। काम खत्म। पूछे आपसे कि शेष मिश्रण का क्वांटिटी बताइए, 3300। टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा? 3480। अब सवाल कहा क्या है, देखिए कहा क्या कि तरल बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। तो ओरिजिनल मिक्सचर में बी का क्वांटिटी कितना था? 15। टोटल कितना में भाई? टोटल कितना में? 29 में। तो ये काट दीजिए, तो 29 से काटिएगा, 29 एक कम 29, बच गया 5 और 8 29, दूना 58। तो 15 गुना 12 180 पर 1 0 लगा दीजिए। तो बी का क्वांटिटी कितना था? 1800। तो ये जो सवाल है, सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, बस नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा है, इस वजह से ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, बाकी सवाल ठीक ही है। ये देखिए का किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस है क्या रुपया? 8 रुपया। तो भाई 6% के दर से 2 वर्षों में जो आपको साधारण ब्याज मिलेगा और 6% के दर से ही 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका डिफरेंस है 78 रुपया। तो कहा धनराशि। तो आप लोग बताइए तो 2 साल में 6% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 12। और 6% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का बार बार बता रहे हैं कि ये भी फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये सक्सेसिव घटना का केस होता है। तो 2 साल का अगर सक्सेसिव इफेक्ट निकालेंगे तो ये भी फॉर्मूला से 6 + 6 मेंटली करिए, 6 +
सॉरी 6 प्लस 6 12 प्लस 6 गुना 6 बट्टा 100 तो 36 बट्टा 100 यानी कि 0.36 है, तो 12.36% हो गया। तो बताइए भाई डिफरेंस है कै रुपया का, और परसेंट में डिफरेंस कितना परसेंट का, 0.36% का डिफरेंस है। और मूलधन पूछा है यानी कितना परसेंट, 100%। तो परसेंट से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या 2 जीरो और ऊपर में लग जाएगा क्या, यस लग जाएगा। अब 36 से काटिएगा मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट, हाँ इंटीजर में आंसर है। तो 3 से अगर पहले 4 से काटिए, 4 से 9 बार में, 4 से 9 बार, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। ये पूरा पूरा नहीं कटा, इसका मतलब बहुत गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए ना, ऐसा देखिए तो, ऐसे करेंगे तो मुश्किल हो। 36 दूना क्या होता है, 36 दूना 72, यानी कि लगभग 2 गुना से थोड़ा ज्यादा है, 2 गुना से थोड़ा ज्यादा। देखिए अरे इतना क्लोज आंसर दिया है हो कि वाह रे, यानी कि अब भाग लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो 36 2 से काटते, 100 रहने दीजिए उधर, 2 से काटते हैं कितना बार में कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं 2 से काटिए, 6 छक 36, हाँ 6 छक 36, 6 से 13 छक 78, भागा दीजिएगा 13 में, तो 6 दूना 12, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट लगा दीजिए। और फिर मेरे प्यारे भाई ये करिएगा 6 से 1, 6 दूना 12, 1 6 एकम 6, बच गया 4 और 0, 6 छक 36, 6 छक 36, 6 छक 36, ऐसे आता चला जाएगा, आएगा कि नहीं। और जब ये 4 जीरो से गुना करेंगे तो डेसिमल 4 डिजिट बाद शिफ्ट हो रहा होगा, यानी कि लगभग 2166 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 डिजिट है ना, तो 4 डिजिट बाद यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होगा। तो बताइए कौन ऐसा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इधर रहने दिए, ये 10,000 रहने दिए, इसको डिवाइड कर लिए तो ऐसा आता चला जाएगा, और लास्ट में फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाए। तो उतना दिमाग लगाना, यहाँ देख लिए 6 6 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है का। ये सवाल सेम टाइप का जो अभी करवाए, कर लेंगे खुद से ना। चलिए ये देखिए राम स्थान, ये से कल कराए थे, ये सवाल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कहा कि राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर पर आवर के समान चाल से साइकिल से जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए ए पर वापिस आ जाता है। तो भाई राम जो है, कहा ए का स्थान है ए और यहां से जा रहा है बी पर। कहा ए से बी पर साइकिल चलाकर गया और बी से वापिस ए पर साइकिल से आ गया। 12 के चाल से साइकिल चला रहा है, यानी 12 के चाल से गया होगा और 12 के चाल से आया। ऐसा सवाल में नहीं लिखा रहेगा कि 12 से गया है 12 से आया, एक ही चीज को 2 बार थोड़े ना लिखेगा। वो बोल दिया कि साइकिल वो 12 के समान चाल से चलाता है, चाल चेंज नहीं होता है, समान चाल से चलाता है, यानी कि जब गया होगा तो 12 से आया होगा भी 12 से, तो सेम दूरी है। 12 से गया 12 से आया, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या रहेगा, 12 किलोमीटर बराबर। भाई सेम डिस्टेंस पढ़े होइएगा कि समान दूरी है, अलग अलग चाल से तय करता है, तो एवरेज स्पीड 2x बाई बट्टा x प्लस बाई होता है। तो 2x बाई यानी 2, गया भी है 12 से और आया भी 12 से, अब बट्टा में 12 प्लस 12 कितना, 24, 24 से 24 कट गया 12। लेकिन आपको पता है कि सर 12 से गया है 12 से ही आया है, तो एवरेज स्पीड तो 12 ही रहेगा। अब सेकंड वाला को देखिए, सेकंड में कहा क्या कि उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक यात्रा करता है और स्थान ए पर वापिस आ जाता है। ए से बी तक यात्रा किया और स्थान ए पर वापिस आ गया है। आगे कहा कि जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थान ए पर पहले कौन पहुंचेगा। तो भाई ये सेकंड केस है, कहा उसका मित्र जो है ए से बी जाता है। कहा कि ए पहला जो है वो तो साइकिल से गया है, रोड से गया, दूसरा रोड के किनारे मान लीजिए जो नदी है, उस नदी से ए से बी पर गया है। और कहा कि 9 का चाल है 10, 9 का चाल क्या है बोलिए ना, और नदी का चाल कितना है। तो आप बताइए, मान लेते हैं सपोज गया है धारा के दिशा में, तो धारा के डायरेक्शन में अगर गया है तो 9 का चाल 10 है, वाटर का चाल 4 है, तो जाने के दौरान धारा के डायरेक्शन में जब जा रहा होगा तो जाने के दौरान चाल कितना होगा, 14 होगा। अब यार अगर धारा के डायरेक्शन में गया है तो आएगा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब आ रहा होगा तो चाल उसका घट गया होगा। खुद का चाल 10 है, वाटर का चाल 4 है, तो अपोजिट जब हम जाएंगे तो मेरा चाल घटकर क्या हो जाएगा,
तो बताइए गए 14 से आए 6 से, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड, चूंकि डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड 2x बाई बट्टा x प्लस 14 6 20 हो जाएगा। 2 से काटिए 10 बार में 14 छक 84, यानी कि 8.4 किलोमीटर पर आवर हो गया एवरेज स्पीड। का पहले कौन यात्रा पूरा करेगा, यानी कि पहले कौन वापिस आएगा, तो भाई जिसका एवरेज स्पीड ज्यादा है वो पहले डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। गोपी का कम है, राम का ज्यादा है, तो पहले कौन आएगा, राम आएगा। ऑप्शन करेक्ट। ये देखिए का दोनों छोर समेत 1 से 1000 तक की संख्या में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ के साथ पूर्ण घन दोनों है। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, 1 से 1000 तक ऐसा नंबर कौन कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो देखिए आपको पता है कि एक का वर्गमूल करेंगे, एक स्क्वायर भी है और एक क्या है, क्यूब भी है। एक का स्क्वायर करेंगे एक का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप बताइए एक चीज और बताइए, 8 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 64 आएगा, और 4 का क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 64 आएगा, है कि नहीं। यानी कि 64 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, और एक परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर करिएगा कितना, 27 का स्क्वायर करिएगा 729, 27 का स्क्वायर 729, और 9 का क्यूब करिएगा कितना आएगा 700। तो आप बताइए 729 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 27 का, और 729 परफेक्ट क्यूब है किसका, 9 का। तो 1 से 1000 तक में ये 3 नंबर ऐसा है, कौन कौन नंबर, 1 64 और 729, ये 3 नंबर ऐसा है मेरे भाई जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए। कई बार कुछ सवाल के कैलकुलेशन में भी ये चीज यूज में आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। 64 729 और जैसे आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई से इसको काट दिए हैं, आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई से इसको काटे हैं, एक कट लगा दिए, फिर ये मान लीजिए ये दूसरा कट लगा दिए, ठीक है। आधार के कुछ ऊंचाई से इसको 2 कट लगा दिए। तो मान लीजिए ये मेरे प्यारे भाई बताइए, कंपैरिजन हमेशा छोटा और बड़ा शंकु में, हमेशा शंकु के बीच में होगा। कंपैरिजन छोटा मतलब हमेशा शंकु के बीच में। अगर हम बोले कि छोटा शंकु बताइए तो ये वाला है, मंझोलका शंकु बताइए तो ये वाला मत बोलिएगा, ये शंकु नहीं है, ये बाल्टी है, फ्रस्टम है। तो छोटा शंकु ये है, और मंझोलका कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक, और सबसे बड़ा वाला शंकु ये हो गया। तो ये इनका ऊंचाई मान लेते हैं, इसका ऊंचाई है h1, इसका ऊंचाई है h2, ये वाला पूरा, इसका ऊंचाई है h1 और इसका ऊंचाई मान लिए h2, और सबसे बड़ा वाला का ऊंचाई मान लिए h3, और इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2 और इसका रेडियस मान लिए r3। इसका तिर्यक ऊंचाई l1 मान लिए, इसका तिर्यक ऊंचाई l2 मान लिए, और सबसे बड़ा वाला का तिर्यक ऊंचाई l3 मान लिए। क्लियर है बात। 3 कट लगाए, 2 कट लगाए हैं, तो टोटल 3 शंकु बना। एक तो बड़ा वाला शंकु हो गया, और एक ये मंझोलका हो गया, और एक ये छोटका हो गया। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों शंकु का, वैसे ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन जब निकालिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये सिमिलर है। तो सिमिलर में आपको पता होगा संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों शंकु का जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई, ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का रेशियो बराबर होता है। रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। पहला चीज, ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का रेशियो बराबर होगा। दूसरा,
इनका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, त्रिज्या ऐसे लिख देते हैं केवल, ऊंचाई, रेडियस एवं सलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई के रेशियो के वर्ग होता है, वर्ग के बराबर होता है, रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर होता है। और तीसरा, इन तीनों शंकु के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ये रेडियस या ऊंचाई, रेडियस और तिर्यक ऊंचाई के रेशियो का घन होता है, घन यानी कि क्यूब होता है। समझ गए बात? क्या क्या तीन चीज ध्यान में रखना है, त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का रेशियो बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो रेडियस, तिर्यक ऊंचाई और स्लांट हाइट के रेशियो का वर्ग होता है, और वॉल्यूम का रेशियो रेडियस, हाइट और तिर्यक ऊंचाई के रेशियो का घन होता है कि नहीं? तो आ जाइए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सवाल, कहा कि एक जो है ठोस शंकु है, एक क्या है, ठोस शंकु है, एक ठोस शंकु है। देखिए एक ठोस शंकु है, मान लीजिए ये शंकु, ये शंकु, ये उसका हाइट। कहा कि शंकु के आधार का व्यास 24 है। अच्छा, डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 12 हो जाएगा क्या? यस। इसका ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ये टोटल हाइट 21 है। टोटल हाइट कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर है। आगे कहा कि इसे दो कट द्वारा, दो कट, ध्यान दीजिएगा, दो कट के द्वारा 3 भागों में काटा गया है जो इसके आधार के समानांतर है, और कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर है। कहा कि पहला जो कट लगाए हैं ना मेरे भाई, पहला कट आधार से कितना ऊपर लगाए हैं? पहला कट आधार से 7 सेंटीमीटर ऊपर लगाए हैं। मान लेते हैं यहां पर पहला कट लगा दिए, ठीक बात है। अब कहा दूसरा कट जो है आधार से कितना ऊपर लगाए हैं? 14 सेंटीमीटर। दूसरा कट आधार से 14 सेंटीमीटर ऊपर लगाए हैं, यानी कि मान लीजिए दूसरा कट यहां पर ऐसे लगा दिए, दूसरा कट मेरे प्यारे भाई यहां लगाए। तो आप बताइए, अगर आधार से ये 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, अगर ये 7 है तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा? 7 होगा। होगा या नहीं होगा? अरे आधार से ये 14 है, आधार से ये कितना ऊपर कट लगा है? अगर ये 7 है तो ये वाला 14 होगा। अच्छा, ये पूरा कितना है? तो 7 7, तो ये वाला हाइट कितना होगा? 7 होगा। होगा या नहीं होगा? तो आप बताइए, बस इतना बताइए, तीनों शंकु के छोटा वाला शंकु हो गया, मंझोलका हो गया, और एक बड़ा शंकु। आप बस ये बताइए तीनों शंकु के हाइट का रेशियो क्या होगा? हाइट का रेशियो क्या होगा? तो मेरे भाई हाइट का रेशियो, इसका हाइट कितना है? 7 है। इसका हाइट मंझोलका, ये 7 मत ले लीजिएगा, ये शंकु नहीं है, ये बाल्टी है, फ्रस्टम है। मंझोलका का हाइट कितना? और ये इस पूरा बड़ा वाला का हाइट है 21। तो हाइट का रेशियो आ गया 1 2 और, अच्छा ये अगर हाइट का रेशियो है तो रेडियस का रेशियो आपसे पूछें तो क्या होगा? अगर ये हाइट का रेशियो है तो रेडियस का भी क्या रेशियो? यही होगा। अभी लिखवाए कि रेडियस हाइट तिर्यक ऊंचाई का रेशियो बराबर, यानी अगर ये हाइट है तो यही रेशियो किस चीज का होगा? रेडियस का। तो आप बताइए बड़ा वाला शंकु का रेडियस कितना है? 3। और एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर है? तो 3 यूनिट बराबर अगर 12 सेंटीमीटर है भाई मेरे, तो बताइए 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रेडियस है ये कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। इस शंकु का रेडियस 4 है। अब सवाल में क्या कहा, बताइए शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठ एरिया, ये जो शीर्ष भाग है यानी सबसे छोटा वाला शंकु, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर
एल। तो पहले रेडियस तो मालूम है, एल निकालते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, रूट अंडर हाइट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 49 अब प्लस 16 मेरे प्यारे भाई कितना हो गया, 65। तो पाई आर एल, पाई गुना आर गुना एल है 65, रूट अंडर 65। तो आंसर जो होगा रूट 65 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें रूट 65 है। क्लियर है। चलिए आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इतना। देखिए कहा जब 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है, कल बता दिए थे पूरा डिटेल में। आप अगर 100 से 1000 तक लिखेंगे ना, या फिर 100 से 1 से 99 तक लिख लीजिए, या 100 से 199 तक लिख लीजिए, या 200 से 299 तक लिख लीजिए। कोई भी डिजिट जो है, या 300 से 300, 400 से 499 तक लिखिए, कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पर 10 बार आता है और 10th प्लेस पर 10 बार आता है। क्लियर है ना बात। तो कहा कि जब 100 से 100 से 1000 तक नंबर लिखेंगे तो कहा 3 कितनी बार आएगा। तो भाई 100 से 199 तक लिखेंगे 3 20 बार आएगा, है कि नहीं। तो 100 से 1000 तक टोटल कितना सेगमेंट बनेगा, टोटल कै गो सेगमेंट बनेगा, 9 सेगमेंट, और हर सेगमेंट में 20 गो आएगा। तो 20 गुना 9 कितना हो जाएगा, 180। और ध्यान रखिए एक 300 वाला जो सीरीज बनेगा, 300 वाला जो सीरीज बीच में लिख रहे होंगे, तो उसमें तो हर नंबर में मेरे भाई 100 प्लेस पर आएगा। तो 300 से लेकर 399 तक में 100 नंबर है, और हर नंबर के दहाई सैकड़ा के स्थान पर 3 होगा। तो 3 और टोटल कै गो आएगा, 100 गो और आएगा। तो टोटल 3 कितना हो जाएगा, 280। कल ये पूरा डिटेल में बता दिए थे, आज उतना टाइम खराब करने का जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे ये। देखिए आगे का फर्नीचर के 3 वस्तु का औसत मूल्य। अच्छा 3 वस्तु का ये औसत मूल्य है, ये कैसा प्राइस है, औसत प्राइस है। कहा यदि उनके मूल्यों का रेशियो, प्राइस का रेशियो 3, 5 और 7 है, 3, 5 और कितना है, 7 है। ये प्राइस का रेशियो लिखने का जरूरत नहीं है। सवाल कहा कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य। एक बात बताइए, 3 वस्तु का अगर औसत मूल्य है 15,915, 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना, तो टोटल मूल्य कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, औसत मूल्य है इतना, टोटल कितना, 3 से गुना। तो ये 3 वस्तु का टोटल प्राइस है। रेशियो में टोटल कितना है, 3, 5, 8, 7, 15। तो टोटल का कंपैरिजन टोटल से कर लिए, ये तीनों को मिलाकर 3 का औसत प्राइस इतना, तो ये टोटल प्राइस हो गया। टोटल का कंपैरिजन टोटल से कर लिए। सवाल कहा महंगी वस्तु का मूल्य, तो महंगा वाला का मूल्य कितना है, 7 है। तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है, 7 का मल्टीपल रहने दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटिए 5 बार में, अब 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 अठी 40, 5 दिया 15, 7 दिया 21 इकाई अंक पर 1, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा कि एक व्यक्ति जनवरी 2017 में 1850 रुपए बचा रहा है। जनवरी 2017 यानी 2017 के पहला मंथ में ही इसने सेविंग कर लिया है कितना, फर्स्ट मंथ में 1850 रुपए सेविंग किया। और इसका टारगेट क्या है कि वह हर महीने पिछले महीने के तुलना में 105 रुपए की बचत बढ़ाते जाता है। हर महीने जनवरी में जितना बचाया इससे 105 रुपया ज्यादा, नेक्स्ट मंथ फिर 105 रुपया ज्यादा। तो कहा कि यार अगर हर महीने ये 105 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है तो जनवरी से 105 ज्यादा बचाएगा, फेब से 105 ज्यादा बचाएगा। कहा कि सर अगर हर मंथ 105 रुपया एक्स्ट्रा बचाता चला जाए ना, तो बताइए वर्ष 2017 में उसका वार्षिक बचत क्या होगा, यानी पूरे 12 महीने में जोड़ जोड़कर वो कितना रुपया पूरे एक साल में बचा लेगा। तो आप बताइए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का देखेंगे तो टोटल क्या मंथ हो जाएगा, 12 मंथ। तो टोटल 12 टर्म होगा क्या, 12 टर्म, जनवरी फेब इस तरह से 12 टर्म। तो आप बताइए ये सेम नंबर से जुड़कर आगे बढ़ रहा है, इससे 105 ज्यादा, फिर इससे 105 ज्यादा, फिर 105 ज्यादा। तो ये गैप सेम है, 105 बढ़ता जा रहा है। यानी ये सीरीज जो है ये एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और एपी का अगर सीरीज है तो एपी में सम ऑफ एन टर्म होता है मेरे प्यारे भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। आप बताइए n टोटल नंबर कै गो है, 12। तो 12 का आधा कितना,
6। तो आंसर जो भी आएगा 6 गुना समथिंग यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 में होता है 3 यानी कि 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 7 दूनी 9, 3 1 4, ये नहीं हो सकता है। 9 3, ये 3, ये तो हो सकता है यार। ये हो गया 8 1 9, 3 2 5, ये नहीं होगा। ये 6 3 9 2 1 3, ये भी हो सकता है। यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बच गया है। इसका मतलब है कि अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब बताइए 6 इंटू 2a है फर्स्ट टर्म 1850, तो 2 गुना 1850, तो 18 दूना 36, एक 3700 हो गया। अब प्लस n है टोटल नंबर, कै गो है 12 नंबर है, तो 12 में से एक गया कितना, आई इंटू डी फॉर डिफरेंस, गैप कितने का है 105 का, तो 11 पचे 55, 11 एकम 11, तो 1155। तो ये 6 गुना 5 5 8 और 4 है, 6 पचे 30, 3 33, 6 8 48, 3 51, 24, 5 29,130। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। का पाइप ए टंकी को 60 मिनट में, क्या ये कर लेंगे खुद से, ये हो जाएगा ना, बढ़ जाते हैं तब। ये देखिए का सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए, देखिए तो कहा राघव जो है 70 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 40% डिस्काउंट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पेन को 35% डिस्काउंट पे खरीदा। सेल के कारण उससे कितने रुपए की बचत होगा, यानी केवल डिस्काउंट है जो आपको, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, आप आए सर 100 रुपए का सामान है, कुछ छूट मिलेगा, हम बोले कि जाइए 5% छूट देंगे, यानी 95 में आपको देंगे, तो ये 5 रुपए आपका बचत ना हो गया। 100 में ऐसे खरीदते डिस्काउंट के वजह से 95 में मिल गया, तो 5 रुपए का क्या हुआ बचत। यानी कि हमको ये पूछा कि आपको ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिला, तो 70 रुपया वाला चीज जब खरीदे, 70 रुपए का जब सामान लिए हैं, तो उस पर डिस्काउंट क्या परसेंट का मिला है 40%। कितना परसेंट, तो 70 का 40% मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 70 का 40% 28 रुपया का तो डिस्काउंट मिला है आपको नोटबुक पर, तो ये 28 सेविंग हो गया। और 20 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 35% डिस्काउंट मिला है, तो 35 से 5 सते 35, 5 से 20 बार, 20 से 20 यानी इस पर क्या रुपया 7 रुपया का डिस्काउंट मिला। तो बताइए 28 और 7 टोटल क्या रुपया आपका बचत हो गया, 35 रुपया का आपको बचत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, वही सवाल है शुरुआत में ये सवाल कराए एक आज ही, कहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो ये जो लाभ है किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो बताइए अगर लाभ 11 मीटर का हुआ है तो क्या रुपया का लाभ हुआ है 11। 11 मीटर के विक्रय मूल्य, 1 मीटर का 1 रुपया, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य 11 रुपया लाभ हुआ है। और एक 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं, तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1, तो 33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना 33, तो 33 में बेचे 11 का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदे होंगे कितना में 22 में, तो सर आधा यानी 50%, 11 का लाभ हो रहा है कितना पर 22 पर परसेंट, 100 से गुना करिएगा, तो 11 से 2 बार में और 2 से कितना बार 50% लाभ होगा। कहा समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 है और चक्रवृद्धि ब्याज 66 है, मूलधन ज्ञात करें। अच्छा साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल मिलेगा, 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 60 है, तो बताइए पहला साल साधारण ब्याज कितना मिला होगा 30 मिला होगा, फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज 30, और फर्स्ट ईयर चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना मिला होगा 30 मिला होगा। साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल मिलेगा, यानी सेकेंड ईयर भी कितना मिला होगा। अब CI सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर अगर 30 मिला है मूलधन पर, तो सेकेंड ईयर तो 30 मिलेगा ही, साथ के साथ पिछला साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना मिला है, पहला साल 30 तो दूसरा साल 36 मिला होगा, तो 30 प्लस 6 36 हो गया। यानी कि यार ये जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिल रहा है ना, ये तो 30-30 मिल रहा है, ये प्रिंसिपल पर, मूलधन में सॉरी साधारण ब्याज में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, इस वजह से हर साल का ब्याज समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी हर साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा, हर साल प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिलेगा ये तो समान रहेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इस वजह से CI में हर नेक्स्ट ईयर का ब्याज पिछले साल से अधिक होता है। तो ये जो 6 रुपए का ब्याज मिला है, ये किस पर मिला है 30 पर, परसेंट 100 से गुना कर लीजिए।
6×5 30 और 5 से 30, तो कितना परसेंट हो गया? 20%। तो ये हो गया 20%, रेट आ गया। ये 20% क्या आ गया? रेट। अब आप बताइए सीआई से निकालना ज्यादा आसान है या एसआई से? तो बताइए 20% अगर रेट है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 20 दूना 40%, और साधारण ब्याज 2 साल का है क्या रुपया? 60 रुपया। तो 40% 100 रुपया, तो प्रिंसिपल यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/40 गुना 100। तो 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, 2 से 50 बार, 50 गुना 3 कितना हो गया? 150 रुपया हो। ऑप्शन नंबर ए। तो एक तो तरीका ये हो गया, पर हम बोलेंगे ऐसे मत करिए। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा कि जब इक्वल टाइम का सीआई और एसआई मालूम रहेगा, इक्वल टाइम का अगर सीआई और एसआई, जैसे 2 साल का साधारण ब्याज है, 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज है, इक्वल टाइम का अगर सीआई एसआई मालूम है तो डायरेक्ट याद रखिएगा रेट बराबर होता है सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ ऑफ एसआई, हाफ ऑफ एसआई गुना 100। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है। तो 2 साल का साधारण ब्याज 60 है, चक्रवृद्धि ब्याज 66 है। तो बताइए डिफरेंस सीआई एसआई का क्या रुपया का? और हाफ ऑफ एसआई, एसआई का आधा, 60 का आधा 30, और इंटू 100। तो ये रेट आ गया यहां से कितना? तो 6 से काटिए 5 और 5 से काट दीजिए 20, तो रेट आ गया क्या परसेंट? अब भाई रेट 20% है और यहां बोला है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60। चक्रवृद्धि ब्याज वाला डेटा से भी निकाल सकते हैं, पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना? 20 दूना 40%। लेकिन साधारण ब्याज है क्या रुपया? 60 रुपया। परसेंट में साधारण ब्याज 2 साल का 20 दूना 40%। तो साधारण ब्याज का कंपैरिजन साधारण ब्याज से। अब प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से गुना। 20 से काटिए 2 बार, 20 से काटिए 5 बार, और 2 से काट दीजिए 30 बचे कितना हो गया? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। का किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के और उनका रेशियो है, ये क्वाइंस का रेशियो है, ये क्वाइंस का रेशियो है, सिक्के का रेशियो है कितना? 1, 2 और अब आगे कहा यार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो बक्से में कितने रुपए हैं ये पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो देखिए तो जरा 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना है? तो ये 1 रुपए वाला है, और ये 50 पैसे वाला है, और ये कितने पैसे का है? 25 पैसे। ये तीनों प्रकार के क्वाइंस का रेशियो दिया है, सिक्कों का रेशियो दिया है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के जो क्वाइंस हैं वो किस रेशियो में है? 1, 2, 3 में। 50 पैसे का सिक्का है 80 ठो, तो 2 यूनिट बराबर कितना? 80। 1 यूनिट बराबर 40। ये डबल है, 2 40 गुना है, 40 गुना, तो 1 40, 3 बराबर 100। अच्छा आप बताइए, अगर 1 रुपया के आपके पास 40 सिक्का है, 1 रुपया का कै गो सिक्का है? तो कै रुपया हुआ? 40 रुपया प्लस। अच्छा 50 पैसा का 2 सिक्का होता है ना, तब 1 रुपया बनता है। 2 सिक्का से 1 रुपया, 80 सिक्का है तब 40 रुपया। 25 पैसा के 4 सिक्का जब लेंगे, 25 पैसा 25 पैसा का 4 सिक्का लेंगे तब 1 रुपया बनेगा। तो बताइए 4 सिक्का से 1 रुपया, तो 120 सिक्का से कै रुपया? 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कै रुपया? 30 रुपया। तो 80 या 30 110 रुपया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 29 कहा है ए एक्स से बाई तक 121 के चाल से जाता है और 150 के चाल 121 के चाल से जा रहा है, तो 150 मिनट जो है उसको देरी से पहुंचता है। और अगर वह 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो वह 150 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो 100 और बाई के बीच का दूरी ज्ञात करें। बहुत फेमस सवाल है ये सब, बहुत बार पूछा है ये सब, और काफी आसान होता है। डिस्टेंस बराबर इसके लिए याद रखिएगा रिजल्ट S1 इंटू S2 बट्टा में S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया। ये शॉर्टकट है। आप चाहें तो रेशियो वाला अप्रोच से भी बना सकते हैं, पर उसमें टाइम लग जाएगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए।
देखिए, तो जैसे ये कब अप्लाई होगा, तो सेम डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड के द्वारा ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, 1 से 22 जाना है। कहा कि जब पहले 121 के चाल से जाता था तो 150 मिनट देरी से पहुंचता था, लेकिन अब जो है 132 के चाल से चलना शुरू कर दिया, इस वजह से 150 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो भाई दोनों चाल का गुणनफल 132 गुना 121, अब बट्टा में चाल का अंतर, डिफरेंस कितने का है, 11 का, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, बताइए टाइम का अंतर, पहले 150 मिनट, 150 मिनट क्या हो रहा था, देर, फिर 150 मिनट जल्दी, तो 150 और 150 क्या मिनट हो गया, 300 मिनट है, ध्यान रखिएगा। सब ये सब किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, आवर में लाइए तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब काटिए, 6 से 5 बार में कट जाएगा, है ना, 11 से 11 बार में, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, इकाई अंक 0 सब में है, 5 का मल्टीपल सब है, 11 का मल्टीपल 7 6 13, 13 में से 4 गया नहीं होगा, 7 6 13, 13 में से 3 गया 10 नहीं होगा, 7 6 13 में से 2 गया, 11 का मल्टीपल ये, 7 6 13 में से 5 गया नहीं, ऑप्शन नंबर हो गया। देखिए, का त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज कौन है, ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी भाई। अब कहा ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, कहा कि ए बी सी का एरिया 39 वर्ग सेंटीमीटर है। कहा बीसी पर दो बिंदु डी और ई है, बीसी पर दो बिंदु है, एक डी है और एक बिंदु ई है, बीसी पर दो बिंदु डी और ई है। कहा बी डी बराबर डीई, बी डी बराबर डीई बराबर ई सी, ये तीनों बराबर है। तो कहा ए डी सी का एरिया क्या होगा, भाई ए डी सी का एरिया निकालना है, एक तो ये है और एक ये है। एक चीज आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, किसी भी त्रिभुज, इसको बोलते हैं सीबीएन, सीबीएन के द्वारा आधार जिस रेशियो में डिवाइड होगा ना, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। या सिंपल ध्यान में रखिएगा कि सर त्रिभुज का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, आधार जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो आधार किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1, तीनों बराबर है, 1:1 है, तो एरिया भी क्या होगा, 1:1:1। बताइए टोटल एरिया एक्चुअल में कितना दिया है, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 39, लेकिन अनुपात में टोटल एरिया कितना है, 3, एक 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 टोटल एरिया 3 इंटू ए डी सी, ए डी सी पूछा है, किसका एरिया पूछा है, ए डी सी। तो बताइए ए डी सी, ए डी सी का एरिया अगर पूछा है एडीसी, तो एडीसी में ये दो ट्रायंगल आ गया, तो पूरा एरिया कितना है, एक और एक 2 से गुना करिए, 3 से 13 या 39, 13 दूना 26 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। अब अगला सेट कब होगा, मंडे को होगा, है ना, मंडे को, सोमवार को मिलेंगे।